हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं। उसी का आज चौथा लेक्चर होने वाला है। डोज के नाम से आज डोज 4 होने वाला है। ठीक है, डोज 1 2 3 डल चुका है। जो नहीं देखेंगे वो देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन कराया गया है। और उसको देखने के बाद आपको एहसास होगा एग्जाम में कि बढ़िया स्कोर कर पाइएगा CBT 2 में। ठीक है, चलिए। तो आज हम लोग का डोज 4 है प्रीवियस ईयर का। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके टाइम टू टाइम, और इस एनालिसिस को आप एंजॉय कर सकें। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब 20 क्वेश्चन है, लेकिन इतना ज़्यादा एनालिसिस एक्सप्लेन कर देते हैं कि 25 से 30 क्वेश्चन ऊपर ही हो जाता है। ठीक है, तो देखना ना भूलें, एक बार देखिए, अपना तैयारी को बूस्टअप कीजिए और अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइए NTPC CBT 2 में और ग्रुप डी एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए करते हैं क्लास को स्टार्ट। 20 क्वेश्चन कराना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, ये सर नंबरिंग है, ऐसे ऐसे ही, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, द येलो वेस्ट प्रोटेस्ट आर एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। द येलो वेस्ट प्रोटेस्ट जो हुआ था, कौन कंट्री से एसोसिएट करता है? जापान, रसिया, चाइना, फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फ्रांस याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, द जूलॉजिकल नेम ऑफ, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं दिख रहा है। चलिए, द जूलॉजिकल नेम ऑफ द कॉमन हाउस फ्लाई इज, कौन सा है? ट्रेटिकम एवेस्टिकम, इसका क्या नाम है? इसका वीट को बोलते हैं, गेहूं को नाम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, ये वीट वाला। फैनिया, ये इंसेक्ट्स का नाम है। ठीक है, होमोस्पेनिस, ह्यूमन बींग, ह्यूमन का नाम है। और मुस्का डोमेस्टिका, ये है हाउस फ्लाई का। ठीक है, हाउस फ्लाई। तो जूलॉजिकल नेम ऑफ हाउस फ्लाई क्या है? मुस्का डोमेस्टिका इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका देखिए, ट्रिटिकम एवेस्टिकम, वीट गेहूं को बोलता है, फैनिया इंसेक्ट, और होमोस्पेनिस ह्यूमन्स। ठीक है, देख लीजिएगा। नेशनल, अगला क्वेश्चन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, तो 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, बाई PM। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, उस समय 2005 में मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में लॉन्च किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल इज नॉट एसोसिएटेड, नॉट पूछा, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, नॉट एसोसिएटेड विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ संतूर। एग्जाम में देखिए, नोट वोट का ध्यान अच्छा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाता है इसमें। नोट पूछा है, संतूर का कौन सा इसमें से रिलेटेड नहीं है? संतूर में से देखिए, पंडित शिव कुमार शर्मा, उस्ताद अजमत अली खान, तरुण भट्टाचार्य, भजन स्कॉर्पी। ठीक है, देखिए, ये तो संतूर का है, तरुण भट्टाचार्य भी संतूर का है, और भजन स्कॉर्पी भी संतूर का है। ठीक है, लेकिन अजमत अली खान जो है वो सरोद का है। किसका है? सरोद, सरोद का है। ठीक है, अजमत अली खान किसका है? सरोद से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं। कलर दिख नहीं रहा अच्छा से यार, कहाँ करते हैं इसको, ये कर देते, चलो। चलिए, द क्वार्टजाइट इज ए टाइप ऑफ, ऊपर कर दे। ठीक है, द क्वार्टजाइट इज ए टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। क्वार्टजाइट किसका टाइप का है? तो देख लीजिए, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, बसाल्ट, इग्नियस। तो ये क्वार्टजाइट या मेटामॉर्फिक है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि और इसका लिख देते हैं। ठीक है, ये सबका एग्जाम्पल में पूछता है। ठीक है, सेडिमेंट्री का लिख देते हैं, मेटामॉर्फिक और इग्नियस तीनों का बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एग्जाम्पल पूछता है। चलिए, देखिए, सेडिमेंट्री में कौन कौन सा आता है? सेडिमेंट्री में आता है सैंड स्टोन, सैंड बोल देते, सुन लीजिए। ठीक है, सैंड स्टोन, सेडिमेंट्री में सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, सेल्स, कॉन्ग्लोमेनेट। ठीक है, चार आता है, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, सेल। ठीक है, सेडिमेंट्री का है। और इग्नियस का देखते हैं, इग्नियस का कौन कौन आता है? इग्नियस में आता है बसाल्ट, ग्रेनाइट, गबरू। बसाल्ट, ग्रेनाइट, गबरू।
ठीक है, ये आता है इग्नियस में। अब मेटामॉर्फिक में कौन कौन सा आता है? मेटामॉर्फिक में सिस्ट आता है मॉर्फिक में। क्वार्टजाइट जो दिया है क्वेश्चन वो आता है, ठीक है। मार्बल्स आता है, नीस आता है, ठीक है। ये देखिए इतना। सेडिमेंट्री का देख लीजिए, मेटामॉर्फिक और इग्नियस। बसाल्ट तो इग्नियस का ही पार्ट है, तो इसका आंसर मेटामॉर्फिक हो जाएगा। चलिए, वेयर इज पक्खल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? देखिए पहले भी क्वेश्चन आ चुका था। पक्खल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तेलंगाना में। कहाँ पे? वारंगल डिस्ट्रिक्ट। ये बताए थे ना, 2-3 दिन पहले बताए थे इसको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप लोग। चलिए, द इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज सेट टू हैव बिगन इन विद द सेटिंग ऑफ द इन कॉस्पर बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इन कॉस्पर देखिए इसके बारे में बताता है। इन कॉस्पर, इसका फुल फॉर्म क्या है? इन कॉस्पर का इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है। ये 1962 को लागू किया गया था, ठीक है। यही मतलब 7 साल के बाद यही इन कॉस्पर को इसरो बना दिया गया। कुछ क्या बना दिया गया? इसरो 1969 में। कब? 1969 में इसरो बना दिया गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के नाम से बनाया गया, जिसका जो हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसका जो चेयरमैन अभी वो के सिवान है, ठीक है। और इसरो का एक और क्वेश्चन आता है कि इसरो जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया गया था, मतलब इसरो के द्वारा। 1975 में आर्यभट्ट इंडिया का पहला सैटेलाइट था जो इसरो ने लॉन्च किया था, ठीक है। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया था? इसरो ने किया था, लेकिन लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन से। कहाँ से? सोवियत यूनियन से किया गया था, जो पहले रसिया का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन कॉस्पर 1962 में, जस्ट 7 साल के बाद 1969 में इसरो का स्थापना हुआ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसरो ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था आर्यभट्ट के नाम से 1975 में, जो कि सोवियत यूनियन से लॉन्चिंग किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट कौन? सबको पता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन कौन था? अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं था, ठीक है। तेरा इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नोट पूछा, ध्यान दीजिएगा, नोट। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या थे? ये देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी देखिए इंडियन, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, INA इंडियन नेशनल एसोसिएशन का फाउंडर रहे थे, ठीक है, 1876 में। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का फाउंडर कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो 1876 को लागू किया गया था, ठीक है। इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी वही पर्सन है जो सेकंड इंडियन सिविल सर्विस में सेकंड पर्सन था जो क्वालिफाई किया था, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो पहला कौन था जो इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई किया था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी सेकंड पर्सन थे जो इंडियन सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्रैक किए थे, ठीक है। क्वेश्चन आता है इसलिए बताएं इतना। चलिए अगला देखते हैं। एट विच प्लेस इन हरियाणा इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट? गोरखपुर, पलवल, बल्लभगढ़, कालका। तो गोरखपुर, ये देखिए यहाँ पे प्लांट लगाया है, न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट, ये गोरखपुर। ये कहाँ पे है? ये गोरखपुर। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में गोरखपुर, वहाँ पे लगाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हु ऑन गोल्ड मेडल इन द 25 मीटर पिस्टल 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी एट एशियन गेम 2018? एशियन गेम जकार्ता में हुआ था 2018 में। वो कौन जीता था 25 मीटर पिस्टल कैटेगरी में? राहिस सरनोबत। कौन? राहिस सरनोबत, याद रखिएगा, ठीक है, राहिस सरनोबत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एज अक्टूबर 2020? अटॉर्नी जनरल कौन था? अटॉर्नी जनरल मतलब सरकारी वकील, लॉ ऑफिसर, लॉयर ऑफिसर, ठीक, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल उसी को बोलते हैं। तो कौन था? रजनीश कुमार नहीं, के वेणुगोपाल राव, के बी चौधरी, वी के शर्मा। तो के वेणुगोपाल ये था अटॉर्नी जनरल 2020 अक्टूबर तक, ठीक है। ये अटॉर्नी जनरल सरकारी वकील होता है, ये इसको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है गवर्नमेंट के कहने पर, ठीक है। इसका आर्टिकल याद रखिए, आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कौन सा है इसका? 76। अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा है? 76। और कैग CAG का कौन सा? 148। ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है। कैग 148 और अटॉर्नी जनरल 76। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ ओपेक एज नवंबर 2020? कितना मेंबर था ओपेक का? 13, ठीक है। ओपेक का फुल फॉर्म देख लीजिए, क्या है ओपेक का फुल फॉर्म बताइए? ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक। ORGA, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। ये है ओपेक का फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। टोटल 13 मेंबर हैं 2020 तक, ठीक। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जियोग्राफी? ज्योग्राफी का फादर कौन है? ये क्वेश्चन, ज्योग्राफी का फादर, हिस्ट्री का फादर, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, रेलवे में। तो ये कौन सा है? टॉलमी नहीं, एरिस्टोटल नहीं, थेल्स नहीं, एरिस्टोथेंस, ये एरिस्टोथेनिस फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट इन प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, साइटोप्लाज्म, सेल है। कौन किया था इसका सेल वर्ड का खोज? रॉबर्ट हुक। सेल का खोज रॉबर्ट हुक कब? 1665 में। कब? 1665, रॉबर्ट हुक, ठीक है। चलिए, एज अक्टूबर 2020 हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल पूछ दिया है, तो कौन है? विद्या देवी भंडारी, प्रेसिडेंट वही है। और ओपी कोहली कौन सा? PM है वहाँ का, कोहली साहब। ओपी कोहली PM है, और विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। ये देखिए, विच इज द फॉलोइंग द ईस्टर। देखिए ईस्टर, ये देखिए ईस्टर का एक फार्मूला बताते हैं, ठीक है, आपको याद रखिएगा दिमाग में। ईस्टर RCOOR डैश, ये ईस्टर का जनरल फार्मूला, याद रखिएगा इसको, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए यार क्या क्या हो सकता है? यार हाइड्रोजन एटम हो सकता है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ये R होता है। हाइड्रोजन एटम हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप, RCOOR डैश। और R डैश क्या क्या हो सकता है? अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन एटम नहीं हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। AR और AR डैश, R में क्या होगा? हाइड्रोजन एटम, अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। R डैश में हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, ठीक है। और जनरल फार्मूला RCOOR, तो देख लीजिए कौन सा है? RCOOR, देखिए ये दोनों, या तो सेकंड या तो C होगा। देख ये दोनों बोले ना, RCOOR। ईस्टर में क्या होता है कि जब R डैश होता है उसमें H नहीं हो सकता है, देखिए H, और इसमें H नहीं है ना, तो H नहीं होगा। इसका मतलब यदि H हो गया तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और H छोड़ के कोई भी अल्काइल ग्रुप हो चाहे एराइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो तो ईस्टर हो जाएगा। तो इसका आंसर राइट C हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा RCOOR डैश, ठीक है। R डैश हाइड्रोजन एटम, अल्काइल ग्रुप, एराइल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे ये भी यहाँ पे है COOR, ठीक है। और जो R डैश है यहाँ हाइड्रोजन, सिर्फ H नहीं होना चाहिए, H हो जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और दूसरा चीज़ एराइल ग्रुप है, एक्साइल ग्रुप है तो एस्टर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, फार्मूला याद रखिएगा, अच्छा काम आएगा आगे चल के, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ द हिंदी लिटरेरी राइटर? मुंशी प्रेमचंद्र, नवाब राय, अटर नाम, सचिदानंद, धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद्र का क्या नाम था? धनपत राय था, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र का बहुत सारा क्या बोलते हैं इसका
बुक था, याद है ना आपको? गोदान हो गया, गबन हो गया, मानसरोवर हो गया, कर्मभूमि हो गया, ये सब का मुंशी प्रेमचंद का ये है बुक है, गोदान, गबन, कर्मभूमि, मानसरोवर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु वन द 65th पैरासाइटोमा फिल्म फेयर अवार्ड 2020 फॉर द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल ऑफ मेल। बेस्ट एक्टर 65 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर किसको मिलता है? रणबीर कपूर को, ठीक है, रणवीर सिंह को मिला था, रणवीर सिंह सॉरी। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, आलिया भट्ट को, ठीक है, एक्ट्रेस में आलिया भट्ट। कौन सा मूवी? गली बॉय, गली बॉय में रणवीर सिंह को और आलिया भट्ट दोनों को मिला था, ठीक है। और बेस्ट क्रिटिक एक्टर बोला जाए तो, क्रिटिक बेस्ट एक्टर बोला जाए मेल में तो आयुष्मान खुराना। किसको? आयुष्मान खुराना। कौन सा मूवी के लिए? आर्टिकल 15 के लिए, आर्टिकल 15 के लिए बेस्ट क्रिटिक मिला था आयुष्मान खुराना को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रणवीर सिंह। चलिए, हु हैज़ पार्टनर्ड विथ फूड एंड बेवरेज अलायंस टू अचीव इट्स टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ग्लोबल फूड सप्लाई बाय 2023। तो इसका डायरेक्ट रखिए ट्रांसफैट, ये रेलवे का आंसर दिया गया था, ट्रांसफैट इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब सीधा से डिफिनेशन पूरी दिया है, ठीक है। तो कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड साइमल्टेनियसली, नहीं, ये नहीं होगा। कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश एंड फूड क्रॉप्स, ये भी नहीं होगा। कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन 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 सक्सेशन, नहीं। रेयरिंग ऑफ एनिमल्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स टुगेदर, एक साथ रेयरिंग ऑफ एनिमल और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, उसी को बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है, याद रखिएगा ये 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इकोनॉमी इज ए क्या? कमांड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी? तो मिक्स्ड इकोनॉमी। 1991 एलपीजी लाया गया था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में, यही टाइम पे था ना, तो उसी में मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया का था, ठीक है। चलिए देखिए, हो गया 20 क्वेश्चन, सारा कवर हो गया। एक बार देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा देखने में आपको, और आपका तैयारी भी बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना रखता हूँ, और आगे जाने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और दोस्तों को जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, बहुत आगे हेल्पफुल होने वाला है आपको। आप ग्रुप डी का भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके में हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है, कि क्वेश्चन सेम ही आना है दोनों जगह मिला के। तो एक बार देखा कीजिए और शेयर दबा के किया कीजिए। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।